अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन विश्व की कार्यशील जनसंख्या को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था कार्य कर रही है उसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जाना जाता है। ये संगठन विश्व के सभी राष्ट्रों के द्विपक्षीय प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, सेवायोजक तथा सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से विश्व की कार्यशील जनसंख्या को अच्छी कार्य दशाएँ प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म या उद्भव, ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। शायद स्कॉटलैंड के सुप्रसिद्ध व्यवसायी रॉबर्ट ओवेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय नियमन की बात सोची थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनके मन में यह विचार आया कि यदि वास्तव में श्रमिकों की दशा में सुधार करवाना है, विशेषकर उनके कार्य घंटे कम करवाने हैं, तो इसके लिए औद्योगिकृत देशों को मिलकर ही कोई कार्य करना होगा। सन 1818 में ओवेन ने उन 5 प्रमुख यूरोपीय देशों को लिखा जो एस्क्लो सेपल में आयोजित कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले थे। ओवेन ने अपने पत्र में एक श्रम समिति के गठन का सुझाव दिया था, किंतु किसी ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। 20 वर्ष बाद एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री जेरोम आदोल्फ ब्लांकी ने इस विचार को आगे बढ़ाया, किंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। लेकिन समय के व्यतीत होने के साथ साथ श्रम दशाओं एवं सेवा की शर्तों को नियमित करने के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठने लगी। सन 1847 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने अपना विख्यात नारा भी दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसी वर्ष डेनियल ली ग्रांट नामक उद्योगपति ने भी फ्रांस, इंग्लैंड, रूस तथा स्विट्जरलैंड की सरकारों से आग्रह किया कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम बनाने की दिशा में प्रयास करें। सन 1867 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव स्वीकार करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून की मांग की। बाद में हुई अन्य कांग्रेसों ने भी इस प्रस्ताव की पुष्टि की। सन 1880 के फ्रे ने जर्मन सरकार को एक श्रम सम्मेलन बुलाने के लिए राजी कर लिया था, जो सन 1890 में बर्लिन में हुआ। इसमें 1 दर्जन यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु इस सम्मेलन में भी मात्र सद्भावनाओं को व्यक्त करने का ही कार्य हुआ। इस सम्मेलन में यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया कि श्रम समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जर्मनी बर्लिन के 1890 के सम्मेलन के बाद जूरिच तथा बुर्लेस में सन 1897 में पुनः अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों के प्रयासों से 19वीं शताब्दी के अंत में श्रम से नियमों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। बाद में यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के नाम से जाने जाने लगा। ये कार्यालय सूचना एकत्रित करने और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के साथ ही शोध कार्य भी किया करता था। इसके अतिरिक्त किसी नए राष्ट्रीय श्रम कानून के लागू होने पर ठीक समय पर उसका अनुवाद करना तथा उसे प्रकाशित करना भी इस कार्यालय का दायित्व था। ये संगठन धीरे धीरे अनेक प्रयास करने लगा जिसमें श्रमिकों की दशा में सुधार हो सके। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में बहुत अधिक बर्बादी हुई। इस युद्ध के परिणामों को देखकर सभी राष्ट्रों ने यह स्वीकार किया कि सामाजिक न्याय की उपेक्षा का परिणाम बड़ा भयानक हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अनेक देशों ने यह निश्चय किया कि राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना के साथ ही एक ऐसे स्थायी संगठन की स्थापना भी की जाए जो समस्त संसार में श्रमिक वर्ग को सुरक्षा प्रदान कर सके तथा उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर सके। इसी निश्चय के परिणाम स्वरूप 28 जून 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। प्रारंभ में यह संगठन राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के अंग के रूप में कार्य करता रहा, किंतु सन 1946 से ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इस संगठन ने अपने
जीवन के 76 वर्ष पूर्ण कर लिए 2004-5 में। इस संगठन की स्थापना के समय इसके 45 सदस्य राष्ट्र थे, जबकि 1995 में इसके 151 हो गए थे। यानी 1995 में के हिसाब से इसने 76 वर्ष अपने पूर्ण कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आधारभूत सिद्धांत व दर्शन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आधारभूत सिद्धांत या दर्शन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल फिलोसॉफी ऑफ ILO। ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी स्थापना के समय से ही कुछ आधारभूत सिद्धांतों को निर्धारित कर दिया था। इस संगठन ने इन सिद्धांतों को श्रम स्वतंत्रता चार्ट में लिपिबद्ध किया है, चार्टर ऑफ फ्रीडम ऑफ लेबर। इस चार्टर के अनुसार प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार है। श्रमिक कोई वस्तु नहीं है। विकास की गति को बनाए रखने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता परम आवश्यक है। कहीं की भी गरीबी किसी देश या समस्त दुनिया के लिए खतरा है। प्रत्येक मानव को अपने भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने का अधिकार है। इस संगठन के अपने रजत जयंती वर्ष सन 1944 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में एक घोषणा की गई। इस घोषणा को फिलाडेल्फिया घोषणा चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में उल्लेखित इस बात पर विश्वास करते हुए दीर्घकालीन शांति सामाजिक न्याय से ही प्राप्त की जा सकती है। यह सम्मेलन निम्नलिखित बातों का अनुमोदन करता है। सभी वर्णों, जातियों, लिंगों के मनुष्यों को अपने भौतिक कल्याण तथा आध्यात्मिक विकास का अधिकार है। वे इस अधिकार का उपयोग पूर्ण स्वतंत्रता, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा तथा समानता की स्थिति में कर सकते हैं। इस अधिकार को संभव बनाने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होगा। सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों तथा उपायों, विशेषकर आर्थिक एवं वित्तीय प्रकृति के उपायों को स्वीकृति तभी दी जाएगी जबकि वे इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान देने वाले होंगे। सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों का निरीक्षण करने एवं उन पर विचार करने का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने को सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आर्थिक एवं वित्तीय घटकों पर विचार करने के बाद ये अपने निर्णयों तथा अपने अनुशंसाओं में जो भी उचित समझे प्रावधान कर सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान की प्रस्तावना से ही इसके आधारभूत उद्देश्य की जानकारी हो जाती है, जिसमें लिखा है कि विश्वव्यापी एवं दीर्घकालीन शांति तभी स्थापित की जा सकती है जबकि ये सामाजिक न्याय पर आधारित हो। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना के समय इस संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। विश्व में कार्यशील जनसंख्या के प्रति होने वाली अन्याय को समाप्त करना, विश्व के सभी लोगों को संकटों एवं अभावों से मुक्ति दिलाना, नियोजन एवं कार्य दशाएं में सुधार करना ताकि सामाजिक न्याय के आधार पर विश्वव्यापी दीर्घकालीन शांति स्थापित की जा सके। आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं दूर करना ताकि शांति स्थापित की जा सके। फिलाडेल्फिया चार्टर 1944 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य, दायित्व और निर्धारित किए गए थे। पूर्ण रोजगार उपलब्ध करना तथा जीवन स्तर में सुधार करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं कौशल के अनुरूप आजीविका के अवसर उपलब्ध करना, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम कल्याण संतुष्टि अनुरूप रोजगार उपलब्ध करना, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण देना, रोजगार के लिए श्रमिकों के स्थानांतरण तथा उत्प्रवास की व्यवस्था करना, मजदूरी एवं आय, कार्य घंटों आदि का इस प्रकार निर्धारण करना ताकि सभी को प्रकृति का समान लाभ मिल सके। सभी नियोजित व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी सुलभ कराना तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना। सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को प्रभावकारी रीति से मान्यता प्रदान करना। उत्पादकता में दक्षता में निरंतर सुधार के लिए श्रम एवं प्रबंधन में सहयोग स्थापित करना। सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों को तैयार एवं क्रियान्वित करने के लिए
श्रमिकों एवं सेवाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सभी कार्यों में नियोजित श्रमिकों के जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करना, बाल कल्याण की व्यवस्था करना, प्रसूति सुरक्षा की व्यवस्था करना, पर्याप्त आहार और आवास की व्यवस्था करना, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों में समानता को सुनिश्चित करना। वर्तमान संदर्भ में अब इसके क्रियाओं के संदर्भ में इसके निम्नलिखित उद्देश्य और कहे जा सकते हैं। सभी को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक के सिद्धांत को अपनाने हेतु प्रयास करना, विश्व में बाल श्रमिकों का उन्मूलन करना, संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दिलाना, मानव संसाधन विकास के लिए उपाय करना, सामाजिक संस्थाओं एवं शोध को प्रोत्साहित करना, आर्थिक विकास की सभी अवस्थाओं में सामाजिक विकास की आवश्यकताओं को राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समायोजित करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। वैधानिक या विधायी कार्य, द लेजिस्लेटिव फंक्शन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रथम कार्य वैधानिक कार्य से संबंधित है। ये संगठन ये कार्य प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों के माध्यम से करता है। इन सम्मेलनों में अभिसमय, कन्वेंशन तथा सिफारिशें, रिकमेंडेशंस को पारित किया जाता है। ये अभिसमय, सिफारिशें इस संगठन द्वारा बनाए गए कानून के समान माने जाते हैं। सदस्य देशों में से वह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने देश में श्रम नियमों का निर्माण इन अभिसमयों तथा सिफारिश को ध्यान में रखकर ही करेंगे। संचालकीय कार्य, द ऑपरेशनल फंक्शंस। इस संगठन के दूसरे कार्यों में संचालकीय कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है तथा उनके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों को निम्न प्रकार से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ये सदस्य राष्ट्रों को तकनीकी सहयोग के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है। ये संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करता है और तकनीकी सहायता की आवश्यकता को निर्धारित करता है। ये संगठन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ये उच्च अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करता है। शैक्षणिक कार्य, द एजुकेशनल फंक्शंस। ये संगठन अपने सदस्य देशों की कार्यशील जनसंख्या के लिए शैक्षणिक कार्य भी करता है। शैक्षणिक कार्य में श्रमिकों तथा प्रशासक के अधिकारियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। इस हेतु ये संगठन निम्न प्रकार के कार्य करता है। ये प्रशासक के अधिकारियों तथा श्रम संनिदेशकों तथा नियोजन केंद्र अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करता है। इन कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें श्रम संघों की महत्ता तथा उनके सामाजिक दायित्वों की जानकारी दी जाती है। श्रमिकों एवं प्रशासक के अधिकारियों को उपयुक्त साहित्य उपलब्ध करता है। अनुसंधान कार्य, द रिसर्च फंक्शन। ये संगठन श्रमिकों से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान भी करता है। तकनीकी परिवर्तनों में से श्रमिकों पर होने वाले प्रभावों, मुद्रास्फीति, आय, उत्पादकता आदि से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करता है। प्रकाशन कार्य, द पब्लिकेशन फंक्शन। द पब्लिकेशन फंक्शंस। ये संगठन अपने अभिसमयों या सिफारिशों के प्रचार के लिए विभिन्न अभिसमयों का प्रकाशन करता है। उनका विभिन्न भाषाओं में रूपांतरण करके भी उनका प्रकाशन करता है। ये विश्व की कार्यशील जनसंख्या के संबंध में आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन भी करता है। इस हेतु ये संगठन इंटरनेशनल लेबर रिव्यू नामक पाक्षिक पत्रिका तथा इंडस्ट्री एंड लेबर नामक पाक्षिक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने निम्नलिखित इकाइयों के माध्यम से कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रथम अंग है। ये सम्मेलन श्रम संबंधी सामाजिक प्रश्नों के लिए विश्व संसद का कार्य करता है तथा श्रमिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तथा अब तक 81 ऐसे सम्मेलन हो चुके हैं। ये दुनिया के श्रमिकों की एवं सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श का अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये सम्मेलन न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रमापों, मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड को तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की आधारभूत नीतियों को निर्धारित करता है। ये सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार द्विवार्षिक कार्यक्रम तथा बजट भी पारित करता है। इस श्रम सम्मेलन में प्रत्येक राष्ट्र 4 प्रतिनिधि मंडल भेज सकता है।
इनमें 2 सरकार के, 1 कर्मचारियों का तथा 1 सेवा आयोजक का प्रतिनिधिमंडल होता है। इनमें से प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट कर सकता है और अपना वोट दे सकता है। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों के साथ सलाहकार भी आ सकते हैं, किंतु कार्यक्रम के प्रत्येक मत के लिए इनकी संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती। जब महिलाओं से संबंधित किसी मामले में विचार किया जाता है तो कम से कम एक महिला प्रतिनिधि का होना अनिवार्य होता है। प्रतिनिधियों के आग्रह पर अध्यक्ष की आज्ञा से सलाहकार सम्मेलन में बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। परंतु यदि कोई प्रतिनिधि पूर्व सूचना देकर किसी सलाहकार नियुक्त करता है, किसी को सलाहकार नियुक्त करता है तो उस प्रतिनिधि की तरफ बोलने मतदान करने का अधिकार होता है। कार्य इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। श्रम समस्याओं पर विचार विमर्श करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम परमाणु के निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की आधारभूत नीतियों का निर्धारण करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का द्विवार्षिक कार्यक्रम तथा बजट निर्धारित करना, 10 औद्योगिक राष्ट्रों में से कम 5 सदस्यों को सम्मिलित करते हुए 2/3 बहुमत के आधार पर संगठन के संविधान में संशोधन करना, महानिदेशक के प्रतिवेदन विचार विमर्श करना, सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधियों को श्रम संबंधी समस्याओं को संगठन के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा उन पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करना, संगठन के स्वर्ण रूप से संचालन एवं सदस्य राष्ट्रों को सहयोग देने हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, विभिन्न मामलों के सफल संचालन के लिए समितियों का गठन करना। इस सम्मेलन में पारित होने वाले प्रस्तावों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अभिसमय कन्वेंशंस या सिफारिश या अनुशंसा रिकमेंडेशन। अब दूसरा है प्रशासनिक निकाय गवर्निंग बॉडी। 2 श्रम सम्मेलन के बीच की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों का निर्देशन एक प्रशासनिक निकाय गवर्निंग बॉडी द्वारा किया जाता है। इस निकाय में 56 सदस्य हैं, जिनमें 28 सरकार के, 14 श्रमिकों के तथा 14 ही सेवा आयोजकों के प्रतिनिधि है। सरकारी प्रतिनिधियों में से 10 तो स्थायी प्रतिनिधि है। इस प्रकार है कनाडा, चीन, भारत, इटली, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, जापान। शेष सभी सरकारी श्रमिकों तथा सेवा आयोजकों के 46 सदस्य 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस निकाय का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष भी होता है। इनका भी चुनाव किया जाता है। इसका चुनाव केवल सरकारी प्रतिनिधियों के में से किया जा सकता है। ये निकाय अपने सभाओं का आयोजन करता है, जिनमें संगठन के लिए कार्यक्रमों को निर्धारण किया जाता है। कार्य इस निकाय के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। श्रम सम्मेलन आयोजित करने की तिथि निर्धारित करना तथा उनका कार्यक्रम तैयार करना, कार्यालय के महानिदेशक नियुक्ति करना, सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने वाले द्विवार्षिक बजट एवं कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों एवं की गई सिफारिशों सदस्य राष्ट्रों में क्रियान्वयन करवाना था उनका अनुवर्तन करना, क्षेत्रीय कार्यालयों की सभाओं की तिथियों, उनके कार्यक्रम तथा कार्यकाल निर्धारित करना, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करना, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों का निरीक्षण करना। प्रशासनिक इकाई के अनेक समितियां गठित कर सकता है। ये समितियां विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखकर गठित की जाती है। इन समितियों में औद्योगिक समितियां, विशेषज्ञों की समितियां प्रमुख है। औद्योगिक समितियां कोयला, खान, अंतर्देशीय यातायात, लोहा इस्पात, धातु व्यवसाय, सूती वस्त्र उद्योग, भवन निर्माण एवं सार्वजनिक निर्माण, पेट्रोलियम उद्योग, रासायनिक उद्योग, बागान, वेतनभोगी कर्मचारी एवं पेशेवर श्रमिकों के संबंध में बनी हुई है। कृषि उद्योगों के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त कर रखी है। विशेष समितियों में श्रम सम्मेलनों में पारित हुए अभिसमयों तथा उनकी सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी समिति, सामाजिक सुरक्षा समिति, स्त्रियों, युवकों, आदिवासी श्रमिकों से संबंधित समितियां, सहकारिता श्रमिक, शिक्षा तथा मनोरंजन के संबंधित समितियां आदि प्रमुख हैं। इन सभी समितियों में सरकार, सेवा आयोजक तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह कार्यालय जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। यह कार्यालय एक महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति प्रशासनिक निकाय द्वारा की जाती है। महानिदेशक नियुक्ति 10 वर्ष के लिए की जा सकती है, जिससे बाद में 5 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। ये महानिदेशक कार्यालय के मुख्य प्रशासक अधिशासी के रूप में कार्य करता है। अतः इस कार्यालय के सफल संचालन एवं प्रशासनिक निकाय द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये प्रशासनिक निकाय की सभाओं में भी भाग लेता है, जिनमें एक सचिव की स्थिति में कार्य करता है। इस कार्यालय के संचालन के लिए अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति भी प्रशासनिक निकाय द्वारा की जाती है। कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। प्रशासनिक निकाय के सचिवालय के रूप में कार्य करना,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों पर अनुसंधान करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं, अनुसंधान रिपोर्टों, श्रम सम्मेलनों के अभिसमयों या समझौतों एवं उसकी सिफारिशों को प्रकाशित करना। श्रम सम्मेलन की कार्यवली के अनुसार आवश्यक प्रलेख तैयार करना। श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार किसी अभिसमय के निर्माण में सदस्य राष्ट्र की मदद। श्रम सम्मेलनों में हुए समझौतों या अभिसमयों को क्रियान्वित करवाने के लिए आवश्यक प्रयास करना और विभिन्न अभिसमयों या समझौतों का ऐसी भाषा में रूपांतरण करना जिनकी सदस्य राष्ट्र को आवश्यकता हो। उन कार्यों करना जो श्रम सम्मेलनों तथा प्रशासनिक निकाय के द्वारा सौंपे जाए। क्षेत्रीय सम्मेलन, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। सन 1936 से ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने क्षेत्रीय सम्मेलनों का व्यावहारिक महत्व समझना प्रारंभ कर दिया था। इस संगठन द्वारा प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन 1936 में चिली के नियागी शहर में आयोजित किया था। क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाने के पीछे मूल धारणा ये रही है कि सभी देशों की समस्याएं समान नहीं होती है, जबकि कुछ देशों की समस्याएं समान होती है। अतः कुछ समान समस्याओं वाले देशों को एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं पर विचार करना चाहिए तथा उनका उचित हल ढूंढा जाना चाहिए। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन प्रारंभ किए गए। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों में भी 3 पक्षकारों के प्रतिनिधि होते हैं। तीनों पक्षकारों के तथा अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित पक्ष समस्याओं पर चर्चा करते हैं तथा उचित हल ढूंढते हैं। क्षेत्रीय सम्मेलन जो सुझाव देते हैं उन्हें वार्षिक सम्मेलनों में प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिन्हें अभिसमय या अनुशंसा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कन्वेंशन या रिकमेंडेशन। इस प्रकार ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंग थे जिनका आपने अध्ययन किया है। धन्यवाद।